नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और यहाँ पर हम लोग जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के यूनिट टेस्ट लगातार लगा रहे हैं और लगातार अधिकतर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा यूनिट टेस्ट 8 है, जहाँ पर हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन थोड़े कम है लेकिन इनका जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि इन छोटे कम क्वेश्चनों के द्वारा आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था, ठीक है, क्योंकि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं तो इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हुआ था कि एक 5 वर्ष का प्लान होता था जिसको 5 ईयर प्लान कहते थे और इसमें एक टारगेट निर्धारित किया जाता था। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो एक बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था इसको किस उद्देश्य को लेकर के प्रारंभ किया गया था। तो ये क्या खनन के लिए किया गया था? बिल्कुल नहीं। डेयरी उत्पादों के लिए किया गया था, या कृषि उद्योग के लिए किया गया था, या पोल्ट्री उद्योग के लिए किया गया था। ठीक है, तो पोल्ट्री उद्योग क्या होता है, यानी मुर्गी पालन फार्म के वगैरह होता है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये डेयरी उत्पादन यानी कि जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड किया गया था चालू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब जो ऑपरेशन फ्लड शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और ये किसकी परियोजना थी? एनडीडीबी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ये परियोजना थी। और दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी का जो विकास कार्यक्रम था इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ये टारगेट रखा गया था कि 30 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो उपलब्ध दूध की प्रति व्यक्ति आय है, इसको दोगुना कर दिया गया। और वास्तव में ये जो योजना शुरू की थी ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। और जो अमूल कंपनी के अध्यक्ष और संस्थापक हैं वर्गीस कुरियन, उनके द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, जो कि एनडीडीबी के अध्यक्ष थे। और नहीं, उन्होंने एनडीडीबी का अध्यक्ष इनको नामित किया गया था। ओके, और ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में भी इन्हीं को माना जाता है, किनको? वर्गीस कुरियन को। और जो अमूल कंपनी आज हमारे यहाँ पे फेमस है मिल्क के प्रोडक्ट में, वो भी इन्हीं की है, वर्गीस कुरियन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि जो हम लोग ईएमआई करवाते हैं, मतलब लोन पे हमने ले लिया, मान लो कोई चीज़ खरीद ली, अब उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं? पे करते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में किस्त कहा जाता है। तो इसी को ईएमआई कहते हैं। तो ईएमआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है और इसका उपयोग मासिक ब्याज और मूलधन दोनों का भुगतान करने के लिए किस्त के रूप में किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर यानी जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, द्वारा समाहित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है किसमें जीएसटी नहीं लगती है। तो केंद्रीय बिक्री कर यानी सेंट्रल जो आपका सेलिंग टैक्स होता है, इसमें जीएसटी इंक्लूड होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप व्यापार को क्या करेंगे, व्यापार में किसी चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी चुकानी ही पड़ेगी। तो ये आपका नहीं हो सकता। फिर आपका जैसे लग्जरी कार, ये तो जितने महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें भी आपको जीएसटी इंक्लूड देनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा लग्जूरियस आप चीज़ें खरीदेंगे उसमें उतनी ज़्यादा जीएसटी है। प्रवेश कर यानी एंट्री टैक्स, यानी कि कोई भी बाहर से कोई चीज़ अपने यहाँ पर आती है, ठीक है, या एंटर करती है, या कोई सामान आता है या कोई वाहन आता है, उस पर भी क्या होता है? एंट्री टैक्स लगता है, जीएसटी। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? जो शेयर मार्केट है, ठीक है, शेयर मार्केट में जो आपकी इक्विटीज़ हैं, ठीक है, उनके लेन देन में आपका जीएसटी नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया। ये देखो, उसके पहले थोड़ा जानकारी देख लो। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया गया कर कहला, ठीक है, इसमें क्या होता है? जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या होते हैं? निवेश किए जाते हैं। और 2004 के केंद्रीय बजट में ये पेश किया गया था और 1 अक्टूबर 2004 से ये लागू कर दिया गया। ठीक है, एसटीटी की दर बेची गई प्रतिभूति के प्रकार और लेन देन खरीद है या बिक्री है इसके आधार पर बदलती रहती है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या ठीक है, जो हमारे नोट जारी करती है, इसकी जो मौद्रिक नीति की समिति होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये 6 सदस्यीय समिति होती है और मौद्रिक नीति की स्थापना 2016 में की गई थी, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। और जो अध्यक्ष होता है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। ठीक है, जो सर्च कमेटी की सिफारिश पर सरकार 3 गैर सरकारी लोगों को नॉमिनेट भी करेगी इसमें, और निर्णय बहुमत से
होगा और प्रत्येक सदस्य का मतदान के कारणों को बताना होगा कि उन्होंने इन व्यक्ति को क्यों मतदान किया है। तो कोई पॉलिसी बनती है, मौद्रिक नीति बनती है, उसको लेकर के ये पूरी समिति बनाई गई है, ठीक है। और जब कंडीशन टाई हो जाती है, मतलब दोनों जो मतलब किसी नीति को लेकर अगर विचार बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास ये अधिकार होता है, एक वोट होता है जिसको लेकर, लेकिन कोई वीटो नहीं होगा, ठीक है, एक वोट होगा और उनको इंक्लूड करके वो किसी भी मत को वोट दे करके उस डिसीजन को फाइनल कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ये अधिनियम कब का है? 1956 का अधिनियम है। और इसका जो मुख्यालय है खादी और ग्राम आयोग का, वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और इसमें जो ये लक्ष्य रखा गया था कि औद्योगिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि मतलब आगे बढ़ाई जा सके। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो वो किस आधार पर थी? इसके लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और जो दूसरी है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये 6 नंबर है। मत्स्य उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? यानी कि आपको बता दूं कि जो आपका एग्रीकल्चर मतलब जो आपका इकोनॉमिक फील्ड है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, इनको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला आता है फर्स्ट सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर आपका टेरिटरी यानी तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्मिंग और जो कहने का मतलब नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनका जो काम होता है वो किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर इन प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उन रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे कहने का मतलब ये है दूध, ठीक है, दूध किससे मिलता है? गाय, बकरी, भैंस से मिलता है, तो ये किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब इस दूध से जो आपका मतलब क्रीम बनाई जाती है, घी बनाया जाता है और उनको फिर मार्केट में बेचा जाता है, आइसक्रीम बनाई जाती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का जब रॉ मटेरियल से काम होता है तो ये किस क्षेत्र की गतिविधि मानी जाएगी? सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधि मानी जाएगी। और वहीं अगर हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे आती हैं सर्विसेज, जो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बैंकिंग्स हो गई, जो जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं वो टेरिटरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मत्स्य उद्योग की बात करेंगे, जो भी किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? खेती से इनकी जो क्या बोलते हैं, मछलियों की भी खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका पालन किया जाता है, तो ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी सारी जानकारी मैंने बता दी है जो यहाँ पे लिखी है, इससे तो प्राथमिक ही क्षेत्र का बताया मैंने, तीनों क्षेत्रों को आपको डाटा बता दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? मतलब आपके यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं और कौन पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं, आपको बताना। गरीबी रेखा से नीचे होना या गरीबी रेखा, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन, ये संबंधित है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आपका आता है जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर व्यक्ति को वो नहीं मिल रही हैं तो वो भी गरीबी से संबंधित है, तो ये भी नहीं हो सकता। सामग्री की कमी, तो डेफिनेटली जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी तो इंसान गरीब होता है। अब बात करते हैं अवमूल्यन सूचकांक, यानी जो मुद्रा है उसका अगर अवमूल्यन हो रहा है तो उस आधार पर पूर्ण गरीबी से संबंधित ये नहीं टर्म है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण निर्धनता का अर्थ है जब कोई परिवार जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं को पूर्ति नहीं कर पाता, उसको पूर्ण निर्धनता कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा से नीचे होता है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बोलते हैं बीपीएल कार्ड धारक। हमारे गवर्नमेंट बीपीएल कार्ड बनाती है, जिनको कम नामवर खाने की चीज़ें ये सब प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। और जरूरती जो बुनियादी होती हैं, आश्रय, भोजन, ये सब चीज़ें। विश्व बैंक गरीबी की मूल परिभाषा के रूप में पूर्ण गरीबी का उपयोग करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवमूल्यन सूचकांक पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक होता है, आपको पता है टैक्स आपके 2 प्रकार के होते थे पहले, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते थे जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाएंगे उसी को पे करना होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिनको कोई भी पे कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आयकर, इनकम टैक्स है, तो जिस व्यक्ति पर लगाएगा वही पे करेगा, तो ये आपका डायरेक्ट में आएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट की अप्रत्यक्ष पूछा गया है, ठीक है। धन कर, बिक्री कर या निगमित कर, तो धन कर जिसका धन होगा उस पर लगाया जाएगा, ये भी डायरेक्ट में आएगा। निगमित कर, निगमन जिस चीज़ जो व्यक्ति करेगा उस पर लगाया जाएगा। बिक्री कर, तो ये तुम्हारा क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्था द्वारा लगाया जाने वाला कर है जो अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है या उन उत्पादों या सेवाओं पर लगाया जाता है जो ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष करों के सामान्य जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, वैट, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
ठीक है। और जो जीएसटी है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित तो कर और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को सिंगल कर में बदल दिया है। और जो माल और सेवा अधिनियम 29 मार्च 2017 पर संसद में पारित किया गया था। और जो जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। आपको बता दूं कि जो टोटल पंचवर्षीय योजना हुई वो 12 ही पंचवर्षीय योजना हुई है। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद आ गया था आपका योजना आयोग। क्या आ गया था, जो पहले था आपका 5 ईयर प्लान होता था, अब आ गया था आपका योजना आयोग, जिसको 5 ईयर प्लान भी कहते थे। ठीक है, उसके स्थान पर आ गया था नीति आयोग आ गया था। क्या आ गया था आपका, नीति आयोग आ गया था 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी जो समय अवधि थी वो 2012 से 2017 तक रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। और पिछले 5 ईयर प्लान की तुलना में 12वीं जो 5 ईयर प्लान की विकास दर के बजाय गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि अधिक चीनी नागरिक उस विकास से लाभान्वित हों। ठीक है, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है। संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ की जा सकती हैं। ठीक है, कोचीन रिफाइनरी, मतलब संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अलग अलग जो लोग होते हैं उनमें शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो कोचीन रिफाइनरी की बात करते हैं, ये संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है और लोगों के शेयर्स होते हैं। रिलायंस जियो की बात करते हैं, ये केवल एक पार्टिकुलर कंपनी है किसी एक व्यक्ति की। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी जी की कंपनी हो गई। मद्रास रिफाइनरी ये आपकी सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर ये भी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। जो रिलायंस जियो है ये आपका प्राइवेट क्षेत्र का उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन होते हैं, पहला कौन सा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये वो उद्योग होते हैं जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन पर लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स, द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, भिलाई दुर्गापुर, ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, इनको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, इन जो उद्योगों का जो प्रबंधन है, जो स्वामित्व है, वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे टाटा आयरन एंड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा वाला पार्ट जिनको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग निजी फर्मों और सरकारी एजेंसियों द्वारा दोनों के रूप से मिलकर के चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, गुजरात एल्कलीज। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिलकर होता है। और फिर आपका 4th नंबर आता है सहकारी क्षेत्र उद्योग। इन उद्योगों का जो स्वामित्व और प्रबंधन है उन व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है जो अपनी सहकारी समितियां बनाते हैं। आमतौर पर कच्चे माल के जो निर्माता होते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हथकरघा उद्योग हो गए, इनको सहकारी क्षेत्र का उद्योग माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है वो आपका रिलायंस जियो नहीं है, क्योंकि वो निजी क्षेत्र का उद्योग है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सभी विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है। क्या उत्पाद शुल्क है, टोबिन कर है, कॉर्पोरेट कर है या फिगोवियन कर है। तो ये आपने उत्पाद शुल्क और कॉर्पोरेट कर तो सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं विदेशी मुद्रा पर लेन देन, क्योंकि जब आप क्या करते हैं कोई सी विदेशी मुद्रा पर लेन देन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, छोटा एक टैक्स लगाया जाता है, छोटा सा टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं दूसरे देश की मुद्रा करेंसी में लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पे छोटा सा टैक्स लगाया जाता है। और इस जो छोटे से टैक्स की जो परिकल्पना है वो टोबिन नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर एक टैक्स चलाया गया जिसका नाम था टोबिन टैक्स। तो उन्हीं के द्वारा ये परिकल्पना दी गई थी छोटे टैक्स की, जो किसी विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोबिन कर स्पॉट मुद्रा रूपांतरण पर लगाए जाने वाला कर है, जिसका उद्देश्य अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर अल्पकालिक मुद्रा अटकलों को हतोत्साहित करना है। जो छोटी मोटी अटकलें लगाई जाती हैं कि कितना वो प्राइस बढ़ेगा, कितना कम होगा। इसे आज औपचारिक रूप से वित्तीय लेन देन पर एफटीटी के रूप में जाना जाता है, या कम औपचारिक रूप से रॉबिन हुड कर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कम औपचारिक होता है, ये भी आपको समझना है। तो चाहे आपसे रॉबिन हुड कर पूछ ले, चाहे आपसे टोबिन कर पूछ ले, ये दोनों क्या हैं, आपके एक ही हैं। ओके, तो टोबिन कर स्पॉट करेंसी ट्रेडरों पर प्रस्तावित एक टैक्स है या शुल्क है जो बाजारों को स्थिर करने और सट्टेबाजी को हतोत्साहित मतलब डाउन करने के लिए अल्पकालिक मुद्रा व्यापार को दंडित करने के लिए लगाया जाता है। टोबिन कर का उपयोग उन देशों के लिए राजस्व प्रवाह उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है जो अल्पकालिक मुद्रा आंदोलन का एक बड़ा सौदा देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया गया है। क्या
राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं गिना जाता है? तो यानी कि जो नेशनल इनकम काउंट की जाती है उसमें कृषि उपज की बिक्री बिल्कुल काउंट होती है। शिक्षण संस्थानों में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके इनकम को भी काउंट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर में जो काम होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो महिलाओं द्वारा घरेलू काम हो गया, जैसे कि खाना बनाना, ठीक है, कपड़े धुलना, ये भी तो एक प्रकार का काम है कि नहीं है, लेकिन इसको क्या होता है, इनकम के सोर्स में नहीं माना जाता, इसलिए इसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके सामने कुछ जानकारी दिया गया है। क्या राष्ट्रीय आय एक देश में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग होता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपका कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये डेट आप याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ये आपसे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नेशनल इनकम का पहला अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया। कब लगाया? 1876 में लगाया। और राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली पहली वैज्ञानिक विधि 1931 में प्रोफेसर VKRV राव के द्वारा बनाई गई। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए पहला आधिकारिक प्रयास 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पूरा किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जिम्मेदार एक एजेंसी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? अभी मैंने पहले ही वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन पे पहले बताया था कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कौन हो गया? 1 हो गया। और इस जो योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, यानी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको में वृद्धि करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP का मतलब क्या होता है? MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आप कोई फसल बोते हैं, ठीक है, अब उस फसल को आपने बोया, बहुत ही मेहनत से बोया, लेकिन पता चलता है कि जब आपकी फसल पक के तैयार हो गई, और जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे समझाते हैं, आपने गेहूं खरीदा, मान लो 15 रुपये किलो गेहूं खरीदा, मतलब सीड के लिए, और उसको आपने खेत में बोया, और जब खेत में आपका सीड तैयार हो गया तब आप जब उसको मार्केट में बेचने जाते हैं, और मार्केट में इसका प्राइस चल लो, कोई कह रहा 3 रुपये किलो, कोई कह रहा 4 रुपये किलो, तो अब आपने 15 रुपये किलो खरीदा था, 3 और 4 रुपये किलो जा रहा, तो आपको फायदा क्या होगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक निश्चित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इससे कम नहीं बेचा जाएगा, इससे कम अगर ज़्यादा ही बेचा जाएगा, क्योंकि इस ये जो मिनिमम MSP निर्धारित किया जाता है इस पर गवर्नमेंट खुद आपकी फसल खरीद लेगी। इससे क्या होता है, किसानों को नुकसान नहीं होता है या कम होता है, ठीक है। तो MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसी पार्टिकुलर फसल के लिए निर्धारित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है जो यहाँ पे बताई गई थी, और MSP की उदाहरणा 1966 में हरित क्रांति के साथ आई थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो अवधारणा है ये कब आई? जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी MS स्वामीनाथन जी के द्वारा 1966 में, तब ये आपके सामने आया था। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है, शायद मेरा छूट गया था, ये है 15वां क्वेश्चन। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो मैंने अभी बताया था हरित क्रांति किसके लिए चलाया गया था? खाद्यान्न उत्पादनों की वृद्धि के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गेहूं का उत्पादन 1967-68 और 2003-04 के बीच लगभग 3 गुना से अधिक बढ़ गया था, ठीक है। और कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं की क्रांति ही मानी जाती है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1978-79 में लगभग 1310 लाख टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ था। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया गया था। 1947 जब भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और 1979 के बीच ये केवल 30% से अधिक सुधार हुआ था। कब? जब हरित क्रांति आपकी हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। तो दोस्तों ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन का जो एनालिसिस होगा डेफिनेटली लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके बने होंगे। तो इस प्रकार के हम लोग जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं आपके सामने टॉपिक वाइज, तो ये इनको आप जरूर देखें, और जो आप मेहनत कर रहे हैं, हम जो मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली ये रंग लाएगी। तो आप अपना बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सामने ये मेहनत कर पाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।